हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हमारी एक क्लास और पॉक्सो क्लास की सीरीज़ को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक क्लास और इमोरल ट्रैफिक क्लास। तो दोस्तों, बगैर स्किप किए हुए आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये आपके ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे जो आपका ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए पॉक्सो के अंदर ही एक एक्ट है जिसका नाम है द इमोरल ट्रैफिक एक्ट। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 का ये बिल है, जिसमें कि अनैतिक तरीके से किसी भी पर्सन को ट्रैफिक करने का, मतलब जबरन उससे कोई काम करवाने का, उस जो अपराध है उसके ऊपर ये बिल बनाया गया था 2006 के अंदर। तो इसको हम डीपली तरीके से एनालाइज करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम हर एक वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक कवर करते हैं जो सिर्फ आपके काम का है, ज़्यादा उससे इधर उधर डीपली हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो आ सकता है उसी को सिर्फ हम गो थ्रू करेंगे और यही चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। और एक बार और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट, जो भी क्लासेस हम वन क्लास खल्लास की जो सीरीज़ है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड शेयर करना है। तो दोस्तों, बगैर टाइम लगाते हुए हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बिल है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, इससे पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड है उसमें एक बार जाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें, क्योंकि बगैर उसके बैकग्राउंड में जाए हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि इस बिल में आखिर क्या क्या अमेंड किए गए थे। देखिए, जब भी कोई दोस्तों बिल आता है तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ अमेंड किया हो, अमेंड मतलब किसी चीज़ को पुरानी को चेंज करके उसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया हो। एक उसको ओमिट कर दिया गया हो, कोई भी उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न था जो अब काम का नहीं है, उसको क्या कर दिया, ओमिट, हटा दिया गया हो। या थर्ड चीज़ है, कोई नया ऐसा प्रावधान उसके अंदर मेंशन किया गया है जो आज के टाइम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, तो उसको इंसर्ट किया गया हो, उसको लागू कर दिया गया हो। तो ये तीन चीज़ें ही हमें इस बिल के द्वारा बताई गई हैं कि किस किस चीज़ को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल में डाला गया है, चेंज किया गया है या उसको हटा दिया गया है। बट इससे पहले हमें इसके बैकग्राउंड, जो इसका बैकग्राउंड है, जो पहले इसका एक्ट है जिसका नाम है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 1956 का ये कानून है जो इमोरल ट्रैफिक को प्रिवेंट, रोकथाम के लिए लागू किया गया था। उसी के ऊपर बेस, उसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसी में कुछ को सब्स्टिट्यूट किया गया है, बदला गया है, कुछ को नए सिरे से उसमें ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है, और कुछ को वहाँ से हटा दिया गया है। तो इसको हम एक बार एनालाइज करते हैं और इसी में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इसको रीड आउट करते करते ही हम इस इमोरल अमेंडमेंट बिल को हम गो थ्रू कर लेंगे काफ़ी इजी तरीके से। तो अभी देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो ये है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसके अंदर दोस्तों कुल टोटल सेक्शन दिए गए हैं
25, काफ़ी छोटा सा ये कानून है, 25 सेक्शन है, जो कि एनेक्ट किया गया था 30 दिसंबर 1956 को। तो इसके टोटल 25 सेक्शन, इसमें से ही कुछ कुछ सेक्शन में क्या किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, उन्हीं को अब हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी जो हमारी क्लासेस उसमें मैंने बताया है, जो भी पॉक्सो से रिलेटेड या किसी अदर एक्ट से रिलेटेड हमने जो क्लासेस की थी, कि जो सेक्शन 1 होता है वो सिर्फ होता है अपना टाइटल बताने के लिए, शॉर्ट टाइटल अपना बताता है, एक्सटेंट बताता है कि कहाँ कहाँ पर लागू होना है, और अपनी कमेंसमेंट की डेट बताता है। तो फर्स्ट इसमें भी ये सेम है कि इसका नाम क्या है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। एक्सटेंट कहाँ होगा, ये पूरे भारत के अंदर ये लागू होता है। कमेंसमेंट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी नोटिफिकेशन गजट डालकर, गजट के अंदर नोटिफिकेशन देकर इसको अनाउंस कर सकते हैं कि कब से ये लागू होने वाला है। अब इससे आगे हम चलते हैं तो इसकी आती है जो सेक्शन नंबर 2। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 2 बात करता है हमेशा डेफिनेशन की। तो सेक्शन नंबर 2 में आ गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए, इस डेफिनेशन से ही आप आधे से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा आप इस एक्ट को समझ जाएंगे कि ये एक्ट है क्या। देखिए, इसके अंदर हमें कॉलम बनाने हैं कुल 9, ए, बी, सी, डी, ये आपको याद रखनी है। इसी में से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। एफ, जी, एच, सॉरी यहाँ से ये जो ई है ये यहाँ से ओमिट हो रखा है, तो ई है नहीं यहाँ पर, एच, आई और ये कीजिए जे। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भाग में हमने डेफिनेशन को डिवाइड किया है। अब इसी में कुछ 3 डेफिनेशन और ऐड ऑन होती हैं, जो कि है पार्ट बनी थी अमेंडमेंट के बीच में, जो अमेंडमेंट हुई उसके द्वारा। इसको ए, सी के अंदर 2 पार्ट आए, सी ए एंड सी बी। तो ये इस तरीके से टोटल मिलाकर 12 डेफिनेशन इसके अंदर बनती है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब बात करेंगे हम 1956 के कानून की भी, और ये जो 2006 में अमेंडमेंट आया वो इसमें से किस किस प्रोविजन के ऊपर लागू हुआ था। तो देखिए, ए के अंदर बताया गया है ब्रोथल के बारे में। ब्रोथल इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोला जाता है वैश्यालय। जहां वेश्यावृत्ति का काम होता है उसी को बोला जाता है वेश्यालय। तो इसको ए के अंदर डिफाइन किया गया है। ए के अंदर बात की गई है चाइल्ड। अब देखिए, जो पहले जो कानून था हमारा उसमें चाइल्ड की एज को डिस्क्राइब किया गया था 16 साल। अब आपसे यही से क्वेश्चन बनेगा कि 2006 का जो बिल पास हुआ है इसमें इस 16 साल को हटाकर यहाँ चाइल्ड की एज को कर दिया 18 ईयर्स। तो एक अमेंडमेंट ये आ जाता है इसके अंदर, 16 to 18 ईयर्स इसको कर दिया गया है। सेकंड जो है बी है, इसका में डेफिनेशन दी गई है करेक्टिव इंस्टीट्यूशन की, जो सुधार गृह होते हैं, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन। और इसको जो सेक्शन नंबर 10A है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव इंस्टीट्यूशन की ही बात करता है। तो बी के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं सेक्शन 10A को। अब जो 2006 का जो बिल आया उसमें CA और CB इसको यहाँ से क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। ओमिट मतलब कि यहाँ से ये हटा दिए गए हैं। तो अब इस एक्ट के अंदर इस CA और CB का कोई रोल नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि CA और CB अब है या नहीं है, या आप किस अमेंडमेंट के बिल के तहत इसको हटाया गया है। तो इसको हटा दिया गया है। सी के अंदर डेफिनेशन है
मजिस्ट्रेट की। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के तहत टोटल 25 सेक्शन है, पर उसमें 25 सेक्शन के साथ में एक शेड्यूल भी दिया गया है। वो शेड्यूल जो है वो शेड्यूल बताता है कि ये जो बार बार इस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट का नाम आता है कि किस जगह पर किस मजिस्ट्रेट का रोल सामने आएगा और किस मजिस्ट्रेट की अंदर वो पावर दी गई है। तो इसको याद रखिए आप, शेड्यूल के अंदर इसकी प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद में आपको जो याद रखना है, अब देखिए हम बात करेंगे एफ की। एफ में जो है यहां डेफिनेशन दी गई है प्रोस्टिट्यूशन की। इसमें जो अमेंडमेंट बिल है, अब क्या बदलाव हुआ था इसमें एक वर्ड दे रखा है जो है कमर्शियल पर्पज। ये जो कमर्शियल पर्पज है इसको यहां से हटाकर इसकी जगह पर लाया गया कंसीडर्ड फॉर मनी और इन एनी अदर काइंड, या किसी अन्य प्रकार से इसको यहां पर ये वर्ड इनको इंसर्ट किया गया है। इसके बाद में एफ हमने कर लिया। जी के अंदर आता है प्रोटेक्टिव होम। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा देना, सुरक्षा गृह जो है ये सेक्शन 21 के अंदर भी ये प्रोटेक्टिव होम की डेफिनेशन जी के अंदर है और इसकी डिटेल दी गई है सेक्शन 21 के अंदर। इसको आपको ध्यान रखना है। एच के अंदर आता है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। आई के अंदर है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इसको बताया गया है सेक्शन 13 के अंदर। अब देखिए यहां भी एक बात है जो इंसर्ट की गई थी, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पहले माना जाता था कि इंस्पेक्टर लेवल तक के जो ऑफिसर होते थे उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर में बताया गया था, बट इस बिल के तहत इस इंस्पेक्टर को हटाकर यहां पर कर दिया सब इंस्पेक्टर। लास्ट जो है इसमें लास्ट है ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों ये था एक डेफिनेशन का पार्ट, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब चलते हम नेक्स्ट जो है, जस्ट ए सेकेंड, जो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 के अंदर बात की गई पुनिशमेंट की। किसकी पुनिशमेंट? फॉर कीपिंग ए ब्रोथल और अलाउिंग premises to be used as a brothel। यानी कि या तो आपने किसी वैश्यालय को आपने रखा हुआ है जो वहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है, ऐसा कोई ठिकाना बनाया हुआ है, या किसी को अलाउ किया गया है कि वो किसी जगह को, किसी प्रीमिसेस को यूज कर सकता है वैश्यावृत्ति के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। इसमें 2 तरह की पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफेंस करता, अपराध करता है, फर्स्ट अपराध का है, या फिर सेकंड या उसके बाद में अपराध को वो करता है, तो देखिए फर्स्ट अपराध की कैटेगरी जो पहले थी वो थी 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा जमा 2000 रुपये का फाइन, जिसको इस बिल के तहत चेंज कर दिया गया और इसको 1 साल की जगह 2 साल से लेकर 3 साल प्लस 2000 की जगह यहाँ पर कर दिया 10,000 का फाइन। ये आपको याद रखना है। अब ये टर्म आपको याद रखनी है, 2 साल से 3 साल प्लस में 10,000 का फाइन। अगर बात करते हैं सेकंड टाइम ऑफेंस की, तो पहले था ये 2 ईयर से 5 साल प्लस 2000 रुपये का फाइन,
जिसको बाद में चेंज किया गया 2006 के तहत 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा प्लस 2 लाख रुपए तक का फाइन इस पर लगाया जाएगा। ऐसे ही सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 4 के अंदर देखिए, अब इस सेक्शन 4 से ही हम लिंक करेंगे क्या, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 17 और सेक्शन नंबर 20। इस सेक्शन 4 के अंदर यहाँ बताया गया है कि पुनिशमेंट फॉर, सजा का प्रावधान दिया गया है फॉर लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कि प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग जो होती है उसके ऊपर कोई अपना जीवन व्यतीत करता है या किसी से करवाता है और वहाँ से इनकम का सोर्स बना रखा उसने, तो उसके लिए इसमें सेक्शन 4 के अंदर ऐसा प्रावधान दिया गया है जिसमें उसको पुनिश किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2006 के अमेंडमेंट के तहत इसमें एक वर्ड दे रखा है चाइल्ड और ए माइनर। तो ये जो और ए माइनर है इसको यहाँ से हटा दिया गया है, इसको यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चाइल्ड जो मैंने सेक्शन 2 की डेफिनेशन में बताया था कि पहले इसकी एज 16 ईयर्स तक थी, अब इसको 18 ईयर्स कर दिया गया है। सेम चीज़ जो सेक्शन नंबर 7 है इसमें है कि पब्लिक प्लेस के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम करना, इसके अंदर भी ए माइनर का वर्ड था, इसको ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 7 के अंदर सेड्यूस करना किसी को, किसके लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इसमें भी और ए माइनर वर्ड था जिसको यहां से ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद आता है 17 में बात की गई है कि अगर इंटरमीडिएट कस्टडी है किसी पर्सन की, उसको रिमूव करना अंडर सेक्शन 15 और 16 में, तो उसमें भी और माइनर को ओमिट कर दिया गया है। यहाँ भी आपको ये याद रखनी है। और क्लोजर करना है किसी को, ब्रोथल को, और एविक्ट करना है ऑफेंडर को वहाँ से, तो उसमें भी इसको सेक्शन नंबर ये था 18, नोट 20, यहाँ था 18। तो इसमें से जो और ए माइनर जो वर्ड था वहाँ से उसको ओमिट कर दिया गया है। ये है बताता है अमेंडमेंट बिल 2006। इसके बाद में प्रावधान आते हैं इसके बाद में कुछ प्रोविज़न को इंसर्ट किया गया सेक्शन नंबर 5 के बाद में। एक डाला गया सेक्शन नंबर 5A, ये बात कर रहा हूँ मैं अमेंडमेंट बिल 2006 के लिए। सेक्शन नंबर 5 के बाद में 5A को इंसर्ट किया गया, 5B को इंसर्ट किया गया और 5C को इंसर्ट किया गया। देखिए 5A जो है ये हमारे इंडियन पेनल कोड, जो अभी मौजूदा इंडियन पेनल कोड है, उसमें 370 का एक सेक्शन है जिसमें अपराध घोषित किया गया है ट्रैफिकिंग का। किसका? ट्रैफिकिंग का। तो वही सेम प्रोविज़न इसमें बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, रिक्रूट करता है किसी को या ट्रांसपोर्ट करता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है, उसका हार्बर करता, हार्बर मतलब किसी को छुपाता है, या रिसीव करता है किसी से, किसी व्यक्ति को क्या काम करवाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाने के लिए, वेश्यावृत्ति का काम करवाने के लिए, तो उसके प्रावधान दे दिए सेक्शन नंबर 5A के अंदर। 5B में इसकी पुनिशमेंट दी गई है। 5B में दिया गया पनिशमेंट का, अगर फर्स्ट टाइम कोई कन्विक्ट करता है और सेकंड टाइम कोई कन्विक्ट होता है, अगर फर्स्ट टाइम कोई अपराधी बनता है या सेकंड टाइम और उससे ज़्यादा में, अगर फर्स्ट टाइम के लिए है तो 7 साल की सज़ा तक का प्रावधान है, और सेकंड टाइम है
तो LI की सज़ा होनी है। इसमें 7 साल तक की नहीं, इसमें सज़ा ही 7 साल की होगी, उससे कम की सज़ा इसके अंदर नहीं होगी। और सेकंड टाइम में LI तक की उसको सज़ा मिल सकती है। ऐसे ही अगर 5C की बात करें हम, तो 5C में बोला गया है कि अगर एनी पर्सन, अगर कोई व्यक्ति, देखिए ये उस व्यक्ति के लिए है जो न ही तो ब्रोथल का काम करता है, वैश्यावृत्ति का जो काम करता है, ना इसका कोई ब्रोथल हाउस है, वो जस्ट विजिट करता है वहाँ पर। वैश्यावृत्ति का जो ठिकाना होता है उसको विजिट किया उसने, वहाँ पर गया है या वहाँ पर पाया गया है, तो हु विजिट और फाउंड, या वहाँ पर पाया जाता है, तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट दी गई है। अगर फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए 3 महीने की सज़ा या 20,000 रुपये का फाइन या दोनों। और अगर सेकंड टाइम अगर ऐसा ऑफेंस उससे होता है, वहाँ पाया जाता है, तो 6 मंथ की सज़ा प्लस 50,000 रुपये का फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर कोई ऐसे ठिकाने पर पाया जाता है। इसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या किया गया, देखिए डिटेनिंग, अगर किसी पर्सन को ऐसी जगह पर डिटेन किया गया है, डिटेन ए पर्सन इन प्रीमिसेस, ऐसी जगह पर, कहाँ पर, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, तो जिसने उसको वहाँ पर डिटेन किया है उसके लिए यहाँ पर सज़ा है 10 साल प्लस, पहले सिर्फ फाइन बताया गया था, बट अब इसको 2006 के अंदर इस फाइन को यहाँ पर 1 लाख रुपए का फाइन यहाँ पर किया गया है कि 10 साल की सज़ा तो है ही है, उसके साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उसके ऊपर यहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसे ही इसी का एक क्लॉज है 2A, जहाँ पर वर्ड था और ए माइनर, चाइल्ड और ए माइनर, इसको यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था सेक्शन 4 के साथ में, इसको भी यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है। इससे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो भी बनेगा वो आपका इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, ये डैम श्योर है, गारंटी के साथ मैं ये दावा करता हूं। अब देखिए सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को सेड्यूस किया गया है, कहाँ पर, कस्टडी के अंदर, अगर कस्टडी के अंदर उससे ऐसा कोई काम करवाया गया है या किया गया है उसके साथ में, तो वो जो अथॉरिटी है जिसकी कस्टडी में वो था, उसके लिए यहाँ पर सज़ा है 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा, जमा में जुर्माना भी वहाँ पर लगाया जाएगा। अब सेक्शन 10 यहाँ पहले ही रिपील हो चुका, हटा दिया गया है। इसके बाद में है सेक्शन नंबर 10A में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, कहाँ पर, मैंने अभी बताया था जो बी, जो डेफिनेशन सेक्शन 2 का बी क्लोज था, जहाँ पर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन बताया गया था, वहीं पर उसी के साथ में हमें यही डाउट करना है करेक्शन इंस्टीट्यूशन, जिसमें पहले जो सज़ा थी, अगर वहाँ पर कोई इस टाइप का अपराध होता है 2 साल से 5 साल, बट अब इसको कर दिया है 2 साल से 7 साल। ये आया है 2006 के अमेंडमेंट बिल से, ये चेंज की गई है यहाँ पर। इसके बाद में है आपको देखना है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ बात है स्पेशल पुलिस ऑफिसर की, जिसमें पहले माना जाता था स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर को। अब इसको यहाँ सेम पावर दे दी गई सब इंस्पेक्टर के पास में, ये सेम पावर आ गई है। इसी के अंदर थर्ड जो क्लाउज है इसी का सेक्शन 13 का,
इसमें बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएट पहले था मे में मतलब कंपलसरी नहीं होता कि वो करे या ना करे, ये स्वैच्छिक होती है। राज्य सरकार चाहे तो कर सकती थी, नया चाहे तो वो नहीं कर सकती थी, बट अब इसको कर दिया सेल मतलब कंपलसरी है कि राज्य सरकार करेगी ही करेगी, एसोसिएट होगी किसी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में जो कि क्या है, किसके पास पावर है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जो अथॉरिटी है उसके साथ में राज्य सरकार भी एसोसिएट उसके साथ में होगी। अब सेक्शन 14 के अंदर बताया गया कि ये जो ऑफेंस है ये क्या होंगे, कोग्निजेबल होंगे। कोग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध होंगे, नॉन बेलेबल ये अपराध होते हैं। इनके अंदर जमानत किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, ये कोर्ट की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उनको जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 14 को। इसके बाद में बस 2 से 4 मिनट की और ये क्लास है। इसके बाद में सेक्शन नंबर आता है 15 में बात की गई है कि कोई भी ऐसा स्पेशल ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर है या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर है, वो सर्च कर सकता है विदाउट वारंट के। अब ये किस तरीके से विदाउट वारंट के सर्च करेंगे, इनकी अथॉरिटी क्या है, ये सेक्शन नंबर 15 के अंदर बताया गया है। इसको डीपली आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम करते हैं सेक्शन नंबर 19 का जिक्र है, जिसमें एप्लीकेशन का प्रावधान है कि ये जो एक्ट है इसकी जो एप्लीकेशन है वो कौन लगाएगा। एप्लीकेशन लगाएगा जो प्रोस्टिट्यूशन में जिसको डाला गया है या जिसका इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, और वो वहाँ से अपने आप को क्या करवाना चाहते हैं, रिफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो वहाँ के जो प्रोटेक्टिव जो होम है उसके लिए वो वहाँ पर एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास में लगा सकते हैं। तो ये क्या है, कहाँ किस चीज़ के लिए, कि उसको एक तो प्रोटेक्शन दी जाए प्रोटेक्टिव होम के लिए, और केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, कोर्ट में लगेगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास ही एप्लीकेशन लगाई जाती है। इसके बाद में 20 हम पीछे कर चुके हैं। सेक्शन आता है 23 सेक्शन में शक्तियां बताई गई है, पावर टू मेक रूल्स बनाने की जो शक्तियां हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए A to H तक के प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंदर आता है जी क्लोज। इस जी क्लोज के अंदर भी 15 रूल्स डाले गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो हमारा अमेंडमेंट बिल आया है, जो अमेंडमेंट बिल है 2006 का, इसके थ्रू यहाँ पर डाला गया GA को इंसर्ट किया गया और GB को इंसर्ट किया गया। इनको आप याद रख सकते हैं। GA के अंदर बात की गई नंबर ऑफ मेंबर्स की, और GB के बात की गई टर्म ऑफ ऑफिस की। यहाँ से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। GA और GB ये 2006 के अमेंडमेंट से ही यहाँ पर डाले गए हैं। और इसी अमेंडमेंट में एक सेक्शन नंबर 23A को भी यहाँ पर इंसर्ट किया गया। ये है 23A। इसमें ये जो रूल बनाने की जो शक्तियाँ हैं इनका अधिकार दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट क्या कर सकती है, मेक रूल को बना सकती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना सकती है, बट रूल बनाने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल जो गजट है उसके अंदर नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेक्शन नंबर 25 जो है उसके अंदर बात आई है, सेक्शन 25 जो है इसमें बताया गया रिपेल एंड सेविंग के क्लोज, और इसी के साथ में जो इसका
शेड्यूल डाला गया था, उसमें शेड्यूल में एक एंट्री है सेक्शन नंबर 20 की, उसको ओमिट कर दिया गया, उसको ओमिट कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, वो जो बिल जो 2006 का अमेंडमेंट बिल जो लागू हुआ है वो न सिर्फ इसी एक्ट के ऊपर लागू हुआ, उसमें एक एक्ट और जो कि है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 5 में के आगे 5A को इंसर्ट किया गया, जिसमें बताया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया ऑफ ऑफेंसेस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन की। तो ये उसके अंदर इंसर्ट किया गया था। तो अगर आपसे पेपर में पूछ भी ले कि इस एक्ट के अलावा और किस एक्ट के ऊपर इसमें इसको बिल को लागू किया गया था, तो वो है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। तो दोस्तों ये थी एक छोटी वीडियो, काफ़ी मैंने कोशिश की है इसको कम से कम वर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिल सके इस एक्ट के रिगार्डिंग। देखिए अभी आपके पास समय है, अभी आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, बाद में इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली या ज़्यादा एनालाइज करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ आपको, इसके अलावा इस एक्ट में आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वकालत अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ जाकर भी आप इन नोट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं, ले सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज के थ्रू नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो भी आपकी मदद हो सकती है वो आपको मदद कराई जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने कंप्लीट जो आपका जो सर्कल है वहाँ पर इसको भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।